नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं हायर एजुकेशन की क्लास में। और आज हायर एजुकेशन की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो आचार्य नरेंद्र देव समिति। दरअसल आचार्य नरेंद्र देव समिति, जिसको हम माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के नाम से जानते हैं। दरअसल इसका जो मुख्य नाम है, इसका आचार्य नरेंद्र देव समिति का जो नाम है वो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति दरअसल मूल नाम है। लेकिन चूंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र देव थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, तो उन्हीं के नाम पर ये समिति मानी गई है। अब इसकी हम जब बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव समिति की, तो इनका अर्थात आचार्य नरेंद्र देव के दो समितियां हुआ करती थी। एक समिति बनी थी जो कि 1939 में, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दरअसल, और दूसरी जो बनी है वो 1952 में। तो आज हम जो बात करेंगे वो 1952 की बात करेंगे। जो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति जो बनी है वो एक प्रकार से आचार्य नरेंद्र देव समिति पार्ट 2 आप कह सकते हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। दरअसल इसकी जो पहले बात हुई थी वो दरअसल उत्तर प्रदेश के लिए हुई थी कि किस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाए, किस प्रकार से उसकी देखरेख किया जाए, ये सब सारी चीज़ें थी। लेकिन हम मुख्य तौर पर आज इसकी बात करेंगे। तो आज जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये माध्यमिक शिक्षा जो था वो अत्यंत तेज़ी से विकास किया। बहुत तेज़ी से विकास करने के पश्चात इसमें भारी दोष था। इसके प्रचार में दोष थे, इसके पाठ्यक्रम में दोष थे, इसके शिक्षक में जो कमी थी उसमें बहुत सारे दोष थे, क्योंकि प्रशिक्षित नहीं हुआ करते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो कि कुल मिलाकर के यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति को यहाँ पर बताई गई। जो मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 1948 में एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कमेटी बनी थी, जिसको ये पूरा जिम्मा दिया गया था, लेकिन उसका अनुपालन पूर्ण रूप से हुआ नहीं। दरअसल इस कमेटी के कारण से माध्यमिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार तो अत्यंत रहा, लेकिन बहुत सारे दोष इसमें समाहित हुए। जिस दोष के निराकरण को, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि दोष को देखते हुए, दोष क्या क्या हैं उसको गिनते हुए, उन दोषों पर उसका निराकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके कारण से यह माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति का विस्तार हुआ, या ऐसे कह सकते हैं कि गठन हुआ। तो ये जो गठन हुआ, इसमें मुख्य तौर पर इसके जो जांच का जो दायरा था वो दरअसल माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के दोषों का निवारण करना, उसके दोषों पर फोकस करना, फिर बच्चे कितने प्रभावशाली तरीके से पढ़ पाते हैं विद्यालयों में, इसकी देखरेख करना, उसके सुधारों के उपाय करना, उसके निराकरण करना, फिर सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा के क्षेत्र में कितना उपयोग हो रहा है इसका देखरेख करना या उसके उपाय करना, फिर जो शिक्षा में विभिन्न तरह की, जैसे कि पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम किस प्रकार का है उसका देखरेख करना। उस समय में पाठ्यक्रम क ख ग घ इस प्रकार का था, तो उसके चारों पहलुओं की जांच करना। फिर जो पाठ्यक्रम है उसमें कितनी विसंगतियां हैं उसका निवारण करके एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। तो ये बहुत तरीके से जांच का इसके दायरा जो था। फिर शिक्षक प्रशिक्षण इसका दायरा था। फिर विद्यालयी समस्याएं जो हैं वहाँ पर वो समस्याएं थी, बहुत सारे इसकी जो समस्याएं थी, इसको लेकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि तकरीबन एक वर्ष बाद 7 मई 1953 को बहुत सारे जांच इसको दिया गया कि इसकी आपको जांच करनी है, और जांच करने के पश्चात आपको इसके ऊपर निराकरण क्या होना है इसके लिए आपको सुझाव देना है।
तो जो सुझाव देने की बारी आई वो अर्थात इसको सबमिशन करने की बारी आई वो 7 मई 1953 को इसका समर्पण किया गया भारत सरकार के सामने। तो दरअसल अब हम इसके सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके जो सुझाव थे क्या थे, सुझाव थे वो सुझाव मुख्य तौर पर मुझे तो ये पढ़ना है कि मुख्य तौर पर सुझाव क्या क्या थे। तो पाठ्यक्रम सबसे पहले आता है, पाठ्यक्रम मार्गदर्शन संगठन परीक्षा व मूल्यांकन शुल्क एवं छात्रवृत्तियां नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, फिर सामाजिक शिक्षा, इसके अलावा अनुशासन, कार्य दिवस, तकनीकी शिक्षा, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षकों की नियुक्ति, प्रबंध समिति, फिर शिक्षक प्रबंधक विवाद। ये दरअसल आप देखेंगे तो बहुत सारे इसके पहलू हैं जो इन्होंने सबमिट किया है। तो हम इसके एक एक सुझाव को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं। दरअसल पाठ्यक्रम में इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस पाठ्यक्रम में दोष है, अर्थात दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। तो हमें दोषपूर्ण पाठ्यक्रम को हमें क्या करना है, तो उसको मतलब एकदम से देखना है, परखना है और क्या क्या होने चाहिए, वर्तमान की दिशा को देख करके भविष्य में क्या होना है उसको उसके आधार पर हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। फिर मार्गदर्शन, और इतना ही नहीं, प्राथमिक में क्या करना है, माध्यमिक में क्या करना है, ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने कहा है। फिर मार्गदर्शन के विषय में कहा गया कि चूंकि ये माध्यमिक शिक्षा जो है एक प्रकार से शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा संपूर्ण रूप से अधूरी हो जाएगी। तो इसी के कारण से इसमें मार्गदर्शन की बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होनी चाहिए और मार्गदर्शन के लिए एक सरकार के द्वारा काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, एक मार्गदर्शन होना चाहिए, एक गाइडेंस का एक मनोवैज्ञानिक परिसंघ होना चाहिए एक जांच के लिए, जो कि छात्रों को क्या करेगी, तो मार्गदर्शित करेगी वो जहाँ भी जिस फील्ड में जाना चाहता है, जिस काबिल है उसके हिसाब से। फिर संगठन का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो संगठन हो गए हैं, वो सारे संगठन अपने आप में क्या करते हैं, अपनी अपनी मनमर्जी करते हैं, अपनी अपनी मनमानी करते हैं। तो एक विशेष प्रकार का एक उस पर दायरा होना चाहिए जो कि सरकार के द्वारा निर्धारण करना चाहिए, और उस सभी संगठन को वो बातें जो कि कही गई है सरकार के की जो कथित बातें हैं उसको सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अपनी मनमर्जी से ये संगठन चल रही हैं। फिर इसके अलावा परीक्षा व मूल्यांकन के बारे में इन्होंने कहा कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठता का होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता के साथ साथ आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रखिए, लेकिन वस्तुनिष्ठ चीज़ों को डेफिनेटली रखिए। मूल्यांकन के विषय में इन्होंने कहा कि प्रत्येक मासिक जो मूल्यांकन होता है, अर्धवार्षिक जो मूल्यांकन होता है, इन या त्रैमासिक जो मूल्यांकन होता है, सभी का जो मेन परीक्षा अर्थात वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उसमें उसका सबका मार्क्स जुड़ने चाहिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उसमें एकदम एकत्व का भाव रहे और वो हमेशा पैरेलल में रहे। तो उसको अच्छा बनाने के लिए उसका एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए इन्होंने कहा है। फिर
शुल्क व एवं छात्रवृत्तियाँ। शुल्क एवं छात्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने कहा कि जो प्रवेश परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा की बात इन्होंने नहीं कही है, बल्कि नामांकन जो होनी चाहिए वो नामांकन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, अर्थात निःशुल्क नामांकन हो। और नामांकन के बाद एक परीक्षा होनी चाहिए जिसके कुछ मापदंड हों, और उस मापदंड पर खड़े उतरने वाले छात्रों को विशेष रूप से छात्रवृत्ति के लिए योग्य करके उसको 2 साल के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की जाए। फिर नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा। चूंकि केवल हमें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, तो किताबी कीड़ा न बनाने के कारण से हमें इस प्रकार की नैतिक और धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए जो कि बच्चों का मोरल डेवलपमेंट करे, धार्मिक विकास करे। इसी के कारण से आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि आप क्या कर सकते हैं, तो ईश वंदना जो होता है कि आप कक्षा में जाने के पहले जो, अर्थात विद्यालय प्रेयर की जो बात की जा रही है दरअसल, तो प्रेयर जो होती है उसमें आप नैतिक शिक्षा या धार्मिक शिक्षा का पुनर्गठन करना चाहिए। जो अच्छे अच्छे लोग बने हैं, बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं, उसके जो जीवन चरित्र हैं उसकी गाथाएं वहाँ पर आप सुनाई जा सकती है इस मामले में। फिर सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा के बारे में कहा गया कि केवल आप किताबी कीड़ा न बनाएं, बल्कि शारीरिक शिक्षा पर भी जोर दें ताकि वो सामाजिकता से जुड़े हुए हों। क्योंकि अगर आप खेल विधि का प्रयोग करते हैं तो खेल विधियों में बच्चे क्या करते हैं, तो सामाजिकता का विकास उसमें बहुत तेज़ी से होता है, तो ये सब सारी चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए। अनुशासन के बारे में इन्होंने कहा कि इस अनुशासन की भारी कमी है, तो अनुशासन के लिए एक प्रकार से प्रबंधक, एक प्रकार से जिम्मेदार, या प्रबंधक की बात नहीं कही गई, बल्कि जो वहाँ का प्रधानाध्यापक हैं उसके ऊपर सारा जिम्मा होना चाहिए कि वो किस प्रकार का निर्धारण करते हैं। क्योंकि कोई भी संस्था जो होती है उनके लिए वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, और उनकी देखरेख में हम कैसे अपने विद्यालय का विकास कर सकें उस पर वो संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। कार्य दिवस के बारे में इन्होंने कहा, कार्य दिवस दरअसल जो 365 दिन का होता है उसमें 235 दिन का कार्य दिवस होने चाहिए। आप 400 मीटिंग डेज आप रख सकते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 235 दिन का जो कार्य दिवस हो वो होना चाहिए। फिर तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा के बारे में कहा गया कि चूँकि ये जो माध्यमिक शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो रीढ़ की हड्डी है, उसी शिक्षा में अगर हम तकनीकी का विकास करें, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तकनीकी के सहायता से हम अगर शिक्षा को देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकता है, या वो व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, रोजगार उसको ईजिली मिल जाएगी। फिर पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों के बारे में कहा गया कि पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके उसमें सभी प्रकार के पाठ्य पुस्तक में सारी चीज़ों को समाहित की जानी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी जो है वो आज के समय में अनैच्छिक विषय हो गई है, तो उसको एक प्रकार से ऐच्छिक विषय हो गई है, तो उसको ऐच्छिक विषय नहीं, उसको मुख्य धारा में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा संस्कृत के विषय में उन्होंने कहा कि संस्कृत विषय एक ऐसा विषय है या भाषा है जिसको बहुत ज़्यादा, वो वैज्ञानिक विषय है, उसमें उसका समाहित होना बेहद अनिवार्य है। और साथ में ही गणित विज्ञान की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। फिर शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में इन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आजकल जो प्रबंधक हैं वो अपनी मनमर्जी से नियुक्ति कर देते हैं, अर्थात कुछ पैसे लेकर के भी नियुक्ति कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोका जाना चाहिए, और उसके लिए एक विशेष परीक्षा का निर्धारण हो, और एक विशेष उपसमितियों का निर्धारण हो, और उस उपसमितियों के बाद वहाँ से मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा जो भी हो, उसके बाद वहाँ से शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रबंध समिति के बारे में इन्होंने कहा कि प्रबंध समिति जो होती है वो आज के समय में अपने मनमर्जी से बहुत कुछ करती है, तो उस पर एक लगाम लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि विद्यालय में क्या किया जाना चाहिए, तो सुपर एक ऐसे मेन को वहाँ पर लाया जाना चाहिए जो कि उसका देखरेख करे, अर्थात उसकी व्यवस्था कौन करे, तो सरकार करे। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो
प्रबंध समिति है उसके ऊपर एक लोगों को यहाँ पर बिठा दे, जिससे कि इस प्रबंध समिति में की जिम्मेदारी हो। साथ ही जो मतलब शिक्षक हैं उसमें वरीयतम जो शिक्षक हों उनको भी इसका प्रतिनिधि बनाया जाना चाहिए। साथ ही प्रबंध समिति में मैक्सिमम 12 सदस्य ही होने चाहिए। इसके अलावा शिक्षक प्रबंधक वाद विवाद, अब इसमें जो होता है कई बार ऐसा देखा गया है कि जो शिक्षक और प्रबंधक होते हैं उसमें कई बार वाद विवाद हो जाते हैं। उस वाद विवाद के कारण से बहुत सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण से एक जो यहाँ पर जो प्रबंध समिति के लिए एक जो सरकार के द्वारा जो बिठाए गए होंगे वही एक प्रकार से निपटारा करेगा, या एक समिति एक प्रकार से समिति का गठन हो जाना चाहिए जो कि इस वाद विवाद का क्या करेगा, तो निपटारा करेगा, और मैक्सिमम वो 2 महीने में ही इस वाद विवाद का निपटारा कर देगा। अन्यथा की स्थिति में जो भी अगर मान लीजिए कि शिक्षक को कई बार निकाल दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है तो उसका भी जिम्मा वही प्रबंध समिति उठाएगा, या फिर उसके लिए सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। कई बार ऐसा देखा गया कि शिक्षक को हर साल बदल दिया जाता है, तो जब शिक्षक को हर साल बदल दिया जाता है तो उससे क्या होता है, तो छात्रों पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक को एक प्रकार से वहाँ पर स्थायी रखा जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों के ऊपर भी वहाँ पर क्या हो, तो छात्र भी उसको अपनत्व के भाव से देखे, और फिर उसकी जो रुचियाँ हैं वो अपने आप वो डिसाइड करें। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये नरेंद्र देव समिति जो है उसके बारे में आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।